हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी। देखिए, आज की जो अपनी यूनिट है वो हम करने वाले हैं एचपीएससी सब्जेक्टिव पेपर क्वेश्चन टेस्ट सीरीज कॉमर्स के रिगार्डिंग। और आज का जो अपना टॉपिक चलने वाला है वो है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम के रिगार्डिंग। लेटेस्ट टॉपिक है, तो ये बच्चों की डिमांड थी कि सर पहले इसके क्वेश्चन करवा दो, तो वही करवा रहे हैं। तो देखिए, फर्स्ट वन क्या दिया गया है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, कि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम का मीनिंग क्या है, और इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट क्या होती है एक्सेल, और उसके दो यूज़ बताइए। एक्सेल को हम किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट को हम किस पर्पज़ के लिए यूज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम इट इज़ ए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम है। ये क्या है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम है डेट प्रोसेस द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और इवेंट। सबसे पहले ट्रांजैक्शन क्या होती हैं सर, लाइक एक ओनर जो है कैपिटल साथ में लेके आया, उसको ट्रांजैक्शन बोलेंगे। और साल के एंड में कैपिटल में क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, वो एडलेस करते हैं, ड्राइंग वगैरह को एडलेस करते हैं, और लास्ट में जो आता है उसको इवेंट बोलते हैं। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट वो होते हैं जो किसी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि बैलेंस शीट में चेंज करते हैं। तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम इज एन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम डेट प्रोसेस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इवेंट अकॉर्डिंग टू, किसके रिगार्डिंग, गैप की फुल फॉर्म जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। किस लिए, टू प्रोवाइड द रिपोर्ट एंड टू मीट द यूजर नीड्स। इसमें सब कुछ डाल दिया गया है। इसमें बोला गया कि भी जो नॉर्मल हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम बनाते हैं ना, इनकी अकाउंटिंग जो हम करते हैं उसको कंप्यूटराइज में करना, कंप्यूटर के हेल्प से उसके अंदर काम करना, कंप्यूटर की हेल्प से अकाउंटिंग डेटा मेंटेन करके रख लेना। तो वही है कि सर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है अकॉर्डिंग टू गैप, और उसके बाद उसकी रिपोर्ट बनाई जाती है ताकि उसके जो यूजर हैं, इंटरनल या एक्सटर्नल, दो तरह के यूजर होते हैं ना, इंटरनल या एक्सटर्नल, उनको अच्छे से वो अपना इसके बेस पे डिसीजन ले सकें। इसके अलावा अकाउंट सॉरी अकाउंटिंग, कंप्यूटर के थ्रू अकाउंटिंग का काम करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर पैकेज आते हैं मार्केट के अंदर। तो सॉफ्टवेयर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट वन आता है जी रेडी अवेलेबल। ये सारा का सारा आपने देखा हो तो नोट्स में जो मैं बैच ले रखा है ना, एचटेट एंड पीजीटी कॉमर्स, उनको तो पता ही है कि सारा का सारा कंप्लीट उसमें करवाया जा चुका है। तो एज इट इज़ वही है। रेडी टू यूज़ सॉफ्टवेयर होते हैं। रेडी टू यूज़ का मतलब होता है आप मार्केट गए, वहाँ पर जाके पैसे दिए और सॉफ्टवेयर ले आए। तो रेडी टू यूज़ सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, जो मार्केट में ईजिली अवेलेबल होते हैं। लाइक आपको अगर MS ऑफिस चाहिए तो वो जाके ले आओ, पैसे दो और ले लो। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर क्या होता है, वो सॉफ्टवेयर जो रेडी टू यूज़, जो मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन कोई भी कंपनी उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करा के अपने आप रख लेती है। लाइक अगर मान ले किसी ने पहली बार, आप मान लो कि घर का नक्शा है, ठीक है, कोई डिज़ाइन बनाया अपने घर का, आर्किटेक्चर के पास गए और घर का डिज़ाइन, उसने बोला लो सर ये पड़े हुए हमारे पास, ये ले जाओ। तो वो तो था रेडी टू यूज़। फिर आपने क्या किया, उसमें कस्टमाइज, बोला नहीं सर इसमें 2 बेडरूम है, हमें 3 बेडरूम का चाहिए, सर इसमें मंदिर इस साइड, हमें इस साइड चाहिए। तो आप क्या क्या मार्केट से सॉफ्टवेयर लेके आए रेडी टू यूज़ वाला, उसमें अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत चेंज कर लिया, उसको बोलते हैं कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। एक आता टेलर मेड सॉफ्टवेयर। ये नॉर्मली देखो रेडी टू यूज़ सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है छोटी कंपनियों के पास जिसकी ट्रांजैक्शन कम होती है। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर आप बोल सकते हैं मीडियम साइज कंपनियों के द्वारा, और टेलर मेड सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है लार्ज कंपनीज के द्वारा। ये टेलर मेड क्या है सर, ये मार्केट में नहीं मिलते, बल्कि इनको एक्सपर्ट के पास जाकर खुद ही बनवाना पड़ता है, डेवलप करवाना पड़ता है। ठीक है, ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ऐसा काम करते हैं। तो क्या कुछ दिया गया देखिए, तो रेडी टू यूज़ सॉफ्टवेयर है क्या सर, सस्ते हैं लेकिन सिक्रेसी नहीं है। कस्टमाइज सर ये थोड़े से महंगे हैं रेडी टू यूज़ से, लेकिन सिक्रेसी लेवल थोड़ा सा ज़्यादा है। टेलर मेड में बहुत महंगे हैं लेकिन सिक्रेसी लेवल है। ये कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम के कुछ एग्जांपल्स है, देर के 3 तरह के सॉफ्टवेयर ऐसा हो सकता है। इन सॉफ्टवेयर को हर कोई, यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपनी रिक्वायरमेंट और बजट के अकॉर्डिंग इन सॉफ्टवेयर का सिलेक्शन करता है। नेक्स्ट वन आता है, अगला हमारा पॉइंट दिया गया था इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के 2 यूजेस कौन से हैं। एक तो पेरोल अकाउंटिंग, सबसे पहले इसका यूज़ किया जाता है सर पेरोल, मतलब सैलरी वेजेज वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एम्प्लॉयज़ की। दूसरा होता है रिकैलकुलेशन। अब मान लें कि जैसे ये कोई पेज हो गया, आप इसमें कुछ भी लिख दिया, फिर आपको पता चला ओहो ये गलती होगी सर, और इस गलती के कारण सब कुछ गड़बड़ हो गया सर। अब हैंड रिटन में तो ये गलता हो जाता है। अब इसको कैसे, इसने बोला कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में कोई नंबर गलत लिख दिया, मान लें कि 5000 लिखना था, आपने 500 लिख दिया वहाँ पर,
अब 500 से सारी कैलकुलेशन गड़बड़, टोटल गड़बड़, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन सर इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में आप गए और वहाँ पर आप चेंज कर सकते हो, दोबारा से 5000 लिख सकते हो और टोटल वगैरह ऑटोमेटिक अपने आप ही करेक्ट हो जाएगा। तो अगर कुछ रिकैलकुलेशन करनी है, अगर कुछ वैल्यू चेंज करनी है तो उसके रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट आप बोल सकते हो बेस्ट वे है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट को आप याद रख सकते हो MS एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के रूप में। ठीक है, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। और जो अकाउंटिंग के क्वेश्चन होते हैं ना, वो ज़्यादा थ्योरेटिकल की तरह ज़्यादा लेंथी नहीं होते, लेकिन हाँ टू द पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। तो ये मैंने टॉपिक इसलिए उठाया है ताकि आपको जिसका जो पढ़ा नहीं रहे, खासकर इसका टच नहीं है, तो वो थोड़ा सा इसको इजीली समझ पाए। और नॉर्मली कोशिश की है कि हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को इसमें उठाया जाए। सेकंड वन आता है, व्हाट इज कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम क्या है, अभी पढ़ के आए हैं, वही बात है सेम के सेम, डिटो की डिटो आप यहाँ पर भी लिख सकते हो रिपीटेशन पे, क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है ना, वह ऐसा हो सकता है। इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, क्या इसके कंपोनेंट्स। तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम के 5 कंपोनेंट्स होते हैं, हम पढ़ेंगे और फिर इसके बताना कंपोनेंट्स और फीचर, और फिर बताएंगे कौन कौन से फैक्टर हैं जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सेलेक्ट करते टाइम आपको ध्यान में रखने चाहिए। आइए वन बाय वन करते हैं। सबसे पहले कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, इसको CAS भी बोल सकते हो आप। ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इवेंट, ये तो पढ़ के आए ना, गैप वाला अभी करवाया था। तो एक तो ये डेफिनेशन आप रट लो, क्या बोलते हैं इसको, रटना, रट्टा ही मारना पड़ेगा अब तो, क्योंकि लिखना है। तो एक तो ये याद रख लो कि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम होता क्या है, क्योंकि अगर कंप्यूटर का और अकाउंट का रिलेशन का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर वो क्वेश्चन आया तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे सर, ये तो हमें लिखना ही पड़ेगा। तो ये तो आप वैसे भी याद रख सकते हैं। दूसरा, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम विल वर्क ओनली वेल टू अचीव द रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव। यानी कि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम का तभी इंप्लीमेंट करना सही रहेगा जब आपका स्टाफ या एम्प्लॉयज ट्रेनिंग के लिए तैयार है। ठीक है, क्योंकि जो स्टार्टिंग फेज होता है उसमें टाइम कंज्यूमिंग होता है। ऑफलाइन से आप ऑनलाइन मोड पे आ रहे हैं तो कॉस्ट भी ज़्यादा लगती है, टाइम भी ज़्यादा लगता है। ये इसकी डिमेरिट में भी आते हैं, लेकिन ये मस्ट होता है कि एक बार खर्चा बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन बाद में इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। तो 5 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, 5 कंपोनेंट्स ये याद रखना है। सोर्स डॉक्यूमेंट लाइक कैश मेमो, बिल वगैरह, ये इससे बनाए जा सकते हैं। बिल नहीं काटते, आप किसी शोरूम में जाना, पैसे देना, वो बिल काट के दे देगा, वो क्या सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो वेरिफिकेशन का काम करते हैं। मान लिया कि आपने कंप्यूटर में एंट्री कर दी कि कैश अकाउंट 10,000, अब वो 10,000 कहाँ से आए, अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूछेगा तो आप बिल दिखा दोगे ना, सर यहाँ से लेके आया हमारे, इस कस्टमर ने दिए। तो सोर्स डॉक्यूमेंट उन्हीं को बोलते हैं। ठीक है, कैश मेमो हो गया, इनवॉइस हो गया, ठीक है, वाउचर हो गया, सोर्स मेमो का काम करते हैं। इनपुट डिवाइस, कि इनपुट डिवाइस में क्या क्या इसके अंदर इंक्लूड, इनपुट में क्या क्या यूज़ करेगा आप, कीबोर्ड वगैरह हो गया आपका। ठीक है, ये इनपुट डिवाइस के अंदर आ जाता है। इन्फॉर्मेशन फिर उसके अंदर प्रोसेस की जाती है। फिर इन्फॉर्मेशन स्टोरेज, मेमोरी स्टोरेज, रैम रोम। फिर आता है आपका आउटपुट डिवाइस के रिगार्डिंग, प्रिंटर वगैरह के बारे में बात करते हैं। ये 5 कंपोनेंट्स होते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग। तो ये 5 कंपोनेंट्स, इसकी सीक्वेंस वाइज आपको याद रखना है, सीक्वेंस भी जरूरी है इसकी। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट वन, 2 फीचर, 2 ही फीचर इसके अंदर बताने आपको कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम के इंपॉर्टेंट। पहला इसके अंदर देखिए क्या आता है, कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम क्या है कि ऑनलाइन इनपुट स्टोरिंग, इनके अकाउंटिंग डेटा को ऑनलाइन क्या कर सकता है ये सर, इनपुट के रूप में आप ले सकते हैं और स्टोर भी कर सकते हैं। और जो भी डिस्प्ले किया जाता है उसको प्रिंट आउट उसका निकाला जा सकता है। लाइक आपने कोई सेल किया है, परचेज किया है, सेल इनवाइस, परचेज इनवाइस, ठीक है, कैश मेमो वगैरह, सब कुछ इसके अंदर शो किया जा सकता है। तो ये 2 ही पॉइंट है, दोनों के दोनों आपको याद करने पड़ेंगे। फिर अपना था नेक्स्ट वन, एक पार्ट और दे रखा था इसमें, आपने देखा हो तो इसमें दे रखा था फिर अपना क्या, देखिए कि फैक्टर टू बी कंसीडर वाइल सोर्सिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को जब सोर्सिंग कौन कौन सी है वो आपको फाइंड आउट करना है। आइए करते हैं स्टार्ट। कि जब भी आप कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बाय करो तो क्या ध्यान में रखो, सबसे पहले तो सर फ्लेक्सिबिलिटी, कि सर मैंने पैसे लगाए हैं इतने, मेरे ज़्यादा पैसे, क्योंकि ज़्यादा पैसों में आते हैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, तो क्या उसमें थोड़ा बहुत अगर चेंज करना पाए, सोच करो सर आपने 100 आइटम का बना लिया, अगर 110 होगी 10 आइटम लगा सकते हैं क्या, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, अडोप्टेबिलिटी होनी चाहिए, एज पर द नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जैसा हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नीड है वैसा है या नहीं है। मान लें कि आप उधार सेल करते नहीं तो वहाँ पर डेटर क्रेडिटर का कोई यूज ही नहीं है, अगर ना उधार लेते ना देते। इट शुड बी क्रॉस प्लेटफॉर्म फंक्शनिंग। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है, मान लें कि आपने सपोज करो कि आपने लाइक कैनवा सुना होगा, कैनवा। अब कैनवा के अंदर जो भी है क्या आप उसको व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो क्या, वहीं से कैनवा से स्क्रीनशॉट लेके नहीं वहीं से। तो ये क्या है, ये सोर्स शेयरिंग है, क्रॉस प्लेटफॉर्म हो गया ये। क्या आप उसको टेलीग्राम पे डाल सकते हो, ठीक है, क्या आप उसको इंस्टा पे डाल सकते हो,
तो ये क्या करेगा, मतलब एक चीज़ से, इसी तरह एक सॉफ्टवेयर होता है, क्या उसको दूसरे से अटैच किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर का यूज करना होता है। ठीक है, तो इस टाइप से हमें देखना पड़ता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी और अडोप्टेबिलिटी, ये 2 पॉइंट जरूर हैं सोर्सिंग ऑफ एप्लीकेशन, जो आपके कंप्यूटराइज एप्लीकेशन के रिगार्डिंग। देखिए, तो सोर्सिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में 2, फ्लेक्सिबिलिटी और अडोप्टेबिलिटी, तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट बनाता है जी अपना, व्हाट इज अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम, एक तो ये याद करना है, और एक क्या था, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, एक ही है। ये दोनों लिख लिख के देखने हैं आपको। ठीक है, तो आपका जो यूट्यूब वगैरह है, जैसे लाइक मैं सोच रहा हूँ कि एक बार इसका नोटिफिकेशन आ जाए, फिर उसका फॉर्मेट दे दिया, ठीक है, नहीं फॉर्मेट दिया तो भी हम खुद का अगर दे दिया तो वही करवाएंगे, नहीं दिया तो उसके अकॉर्डिंग फॉर्मेट आपको मैं बना के दूंगा और उसके क्वेश्चंस आपको दूंगा, फिर वो क्वेश्चन आपको घर पे बैठ के करने हैं, और फिर अगले दिन, ठीक है, अगले दिन उसका आंसर भी डाल दूंगा, फिर आपको मैच करने हैं। ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए क्या और कोई प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपके पास है ही 9812926011। तो ऐसा है, तो आपकी पूरी प्रैक्टिस कराई जाएगी, ऐसा कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं होगा, आपको ये नहीं लगेगा कि सर रह गया मेरा, हमारी तरफ से 100% आपको पूरी हेल्प की जाएगी। आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया गया है, व्हाट इज अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या है, इसके रोल ऑफ कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, और कंप्यूटर का क्या रोल है अकाउंटिंग में, ये पढ़, 2 अलग अलग टॉपिक आप डाल दिए गए हैं। तो इन्फॉर्मेशन एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम, इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है सर, जो गैदर करता है इन्फॉर्मेशन को, उसको स्टोर करता है, उसके ऊपर प्रोसेस करता है, तो ठीक है, ताकि इंटरनल यूजर उसके बेस पर कोई ना कोई डिसीजन ले सके। इंटरनल यूजर का मतलब होता है मैनेजमेंट, यहाँ पर कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम इस टाइप से बनाना है कि ताकि इंटरनल यूजर उस इन्फॉर्मेशन का यूज किया जा सके, ठीक है, और उसको एक्सचेंज भी कर सकते हैं एक्सटर्नल के साथ। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज गैदरिंग, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग अकाउंटिंग या फाइनेंशियल डेटा, सो द इंटरनल यूजर कैन एक्सचेंज किसके साथ, इन्फॉर्मेशन विद द क्रेडिटर एंड शेयर होल्डर। ठीक है, उसके साथ क्या करें, डेटा को एक्सचेंज कर सकें। अकाउंटिंग प्रिंसिपल पे बेस है गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, याद रखना जनरली एक्सेप्टेड पहले आएगा, अकाउंटिंग बाद में आएगा, तो लिखो तो भी अच्छा तो लिखो। इट यूज ए कंप्यूटर बेस्ड वे ऑफ द कैप्चरिंग अकाउंटिंग डेटा, यानी कि कंप्यूटर के थ्रू आप रिकॉर्ड रख रहे हो, तो डेटा को स्टोर किया जा सकता है। द डेटा इज स्टोर इन ए वे दैट अलाउ इंटरनल मैनेजमेंट, ताकि वो उसके बेस पे डिसीजन ले सके। ठीक है, इट मे इंक्लूड सिंपल लेजर एंट्री और सम टाइम कॉम्प्लिकेटेड वंस, यानी कि ये सारी की सारी चीज़ों को इंक्लूड करता है। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम के रिगार्डिंग बात की गई है, इसका किस लिए यूज किया जाता है, ये आ गया। अब रोल ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का क्या रोल है अकाउंटिंग में, ये पढ़ लेते हैं 1 बाय 1। आइए पहला पढ़ते हैं, क्या है, रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने में कंप्यूटर हेल्प करता है कि आप जल्दी से रिकॉर्ड कर सकते हो। कंप्यूटर हेल्प टू कीप द डेली ट्रांजैक्शन आइदर मैनुअली या फिर यूजिंग कोड। अच्छा, एक काम तो ये आपने देखा हो ना बहुत सारे शोरूम वगैरह में आप क्या होता है, लाइक एक तो चीज़ ये होती है कि लाइक जैसे मान लें कि आप किसी शोरूम में चले गए, वो शोरूम में अगर मान लें कि वहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, तो वो क्या करेगा, या तो वो मैनुअली ये बोलेगा सर देना, एक बार वो चढ़ा देगा उसका नाम और फिर एंटर आपको बिल दे देगा। या जहाँ पर ज़्यादा भीड़ होती है वो क्या करते हैं, उसके ऊपर कोड लगाया होता है पहले से ही, और कोड मतलब स्पेसिफिक आइटम के रिगार्डिंग है, तो उस कोड को स्कैन करेगा, स्कैन करते ही ऑटोमेटिक उठा लेगा उसका जो सॉफ्टवेयर है कि भाई ये आइटम इतने में खरीदी ले ली इसने। तो मैनुअली आप एंटर करो कि सर ये मान लें कि एक शर्ट लिए 1 टी शर्ट लिखोगे, या फिर उसका कोड दे देंगे, वो ऑटोमेटिक कोड जो है वो टी शर्ट लिख देगा वो आपके एंट्री में जाके, तो कोड स्कैनर के थ्रू, तो स्कैनर के थ्रू ये ऑटोमेटिक एंट्री होने लग रही है, देखो कितना फास्ट हो गया आज के टाइम में। एडिशनली इट गिव ईच अकाउंट ए यूनिक कोड, हर किसी का एक यूनिक कोड होता है, सो इट मे बी ओनली बिकम मोर वेल नोन। ठीक है, तो पहले रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन की जाती है, तो आप खुद लिखो कंप्यूटर के अंदर, या फिर आप बार कोड स्कैन कर सकते हो। नेक्स्ट बनाता है प्रिपरेशन ऑफ द अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट। अकाउंटिंग डॉक्यूमेट कौन से, जैसे कि सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट नहीं थे, लाइक बिल हो गया, कैश मेमो हो गया, सेल इनवाइस हो गया, कस्टमर वाउचर हो गया, डॉक्यूमेंट सॉरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसने क्या बोला गया यहाँ पर, जो अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट है वो प्रिपेयर किए जा सकते हैं। कैश बिल कटता है नहीं कटता, सेल इनवाइस कटता है, सब कुछ ठीक है, नगद उधार सब कुछ हो जाता है यहाँ पर। मैनुअल टेक्निक ऑफ रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, नेसेसिटीज कीपिंग अकाउंट बुक, जो मैनुअली है लाइक आपको कैश बुक हो गया, फिर स्पेशल पर्पज बुक हो गया, लेजर हो गया, ये रखने सैम को जरूरी होते हैं। ठीक है, फिर आता है मेकिंग ए बजट। बजट का मतलब क्या, मान लीजिए आपने सारी चीज़ लिख रखी जी, सपोज करो एक्सेल में सब कुछ लिख दिया, आपने क्या किया, आपका सेल थी 10%,
अब उसकी जब आप चेक करना चाहते हैं, सर अगर सेल 15% हो जाए तो प्रॉफिट क्या होगा, मान ली सेल थी 10% तो प्रॉफिट था 1 लाख, तो 15% हो जाए तो सर पता नहीं, देखना चेक करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक उठा देगा। तो बजट को बनाने में हेल्प करता है, यानी कि ये एस्टिमेशन लगाता है, अगर सेल को इतना बढ़ा दिया जाए तो एक बार आप कर दो, सारा कुछ अपने आप दे देगा। तो इट ऑटोमेटिकली एंटर डेटा इनटू द लेजर एंड क्रिएट द, देखो आपको सिर्फ क्या करना, आपको सिर्फ जर्नल एंट्री करनी है, जर्नल एंट्री। और जर्नल एंट्री भी आजकल क्या बोल रखा मैंने, बार कोड से कर सकते हैं, QR कोड, बस कोड स्कैन किया, वो जर्नल एंट्री कर रहा है कोड स्कैन करके, तो ऑटोमेटिक सब कुछ लेजर अपने आप बना देगा, ट्रायल बैलेंस, P&L रिकॉर्ड सब कुछ बना के रख देगा। टैली ERP9 अगर आप में से किसी ने किया हो, टैली ERP9 ये किया हो तो वो समझ सकता है कि उसने सब कुछ अपने आप उठा लेता है। ठीक है, फिर आता है इसके बाद स्टोरिंग डेटा, कि डेटा को स्टोर किया जा सकता है ताकि मैनेजमेंट उसका बाद में यूज किया जा सके, और डेटा को स्टोर करते हैं DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगर आपने कोई भी मूवीज़ वगैरह देखी हो, खासकर वो जो बैंक रॉबरी के रिगार्डिंग लगा लो, या फिर कोई एथिकल एक्टिंग पे कोई भी मूवी देखी हो, आपने देखा होगा किसी भी कंपनी, किसी भी बैंक वगैरह में तो खासकर होता ही है कि एक रूम होता है जहाँ पर डेटा को स्टोर किया जाता है, बैंकों में होता है जी। अगर आपने कभी देखा हो तो लाइक इस टाइप से बहुत सारी पेन ड्राइव सी लगी होती है, पेन ड्राइव सॉरी क्या बोलते हैं, हार्ड डिस्क सी लगी होती है ना, देखा ना कई बार हैकिंग वाली मूवी में आपने देखा भी होगा जरूर। तो क्या वो DBMS है, डेटाबेस, DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है सर वो। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे रो डेटा होया, मान लें कि 10 इंप्लॉइज आए आपके, ग्राहक आ गए, मान लें एक दिन में 100 ग्राहक आ गए, उनकी फाइल बनाई और उसमें भेज दिया, वहाँ स्टोर हो गई। ठीक है, कुछ और काम हो गया, वो फाइल बनाई वहाँ स्टोर कर दी, सारा सिस्टम वहाँ पर स्टोर हो रहा है, कितने कस्टमर है, कितना ग्राहक है, क्या कुछ है, कितने सप्लायर है, कितना माल, डेली बेसिस का जो काम हुआ वहाँ पर जाके स्टोर हो गया, क्योंकि वो कनेक्ट होता है, जो आप देखते हो बाहर कंपनी के डैशबोर्ड पे, वो सारा का सारा DBMS से कनेक्ट होता है, वहाँ पर फाइल सारी स्टोर हो जाती है। ठीक है, तो जब भी जरूरत पड़ती है वो कौन निकालेगा, सिर्फ ऑथेंटिक पर्सन ही निकाल सकता है, यानी कि ऑथराइज पर्सन ही DBMS से एक्सेस कर सकता है, आप ये मान लो। ऑथराइज मतलब ID पासवर्ड होगा तभी कर पाएगा। बैंक वाले का आपने देखा ना कभी भी जाके, बैंक के जितने भी इंप्लॉयज होते हैं, जिसका भी हर किसी के पास एक कंप्यूटर होता है ना, उस कंप्यूटर का ID पासवर्ड उसी का होता है, अंगूठा उसी का लगता है, कोई और ओपन ही नहीं कर, मतलब बैंक में अपना उसका जो साथ में कलीग बैठा ना वो भी ओपन नहीं कर सकता, क्योंकि सारा का सारा DBMS में डाल रहा है। तो अगर उसके कंप्यूटर से कुछ भी गड़बड़ होती है तो वो रिस्पॉन्सिबल है, चाहे कोई और बैठा हो। ठीक है, तो डेटा को स्टोर किया जा सकता है और जब जरूरत पड़े तब निकाला भी जा सकता है, रिट्राइव किया जा सकता है। पढ़िए क्या कुछ देर का, स्टोरिंग द डेटा। इफ स्टोर डेटा इंफॉर्मेशन इज अ नॉलेज बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम लेटर यूज ड्यू टू द कंप्यूटराइज टूल अकाउंटिंग इज नाउ मच सिंपलर टू मेंटेन द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द अकाउंटिंग कोड। वही सेम डेटा होगा जो मैंने बताया, वो वाला याद कर लेना आप। नेक्स्ट में आता है जी अपना नेम। आपको बताना है 3 कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांजैक्शन, TPS बोलते हैं इसको, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम को क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम को TPS बोलते हैं। एंड 4 एडवांटेज, 3 तो देखो कैसे सीक्वेंस क्वेश्चन कैसे बनाया कि सर 3 कंपोनेंट्स तो बतानी है TPS की और 4 एडवांटेज देनी है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम की, मैनुअल से वो कैसे बेस्ट है। आइए करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले आता है जी TPS, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। तो इसके अंदर 3 कौन कौन से आएंगे, इनपुट, स्टोरेज और आउटपुट। इनपुट में सोर्स पेपर बना सकते हो आप, लाइक इनवॉइस, परचेज ऑर्डर, ठीक है, इनको हम यूज करते हैं। स्टोरेज के अंदर आप क्या कर सकते हो, कोई भी पोर्टेबल हार्ड डिस्क होगी उसके अंदर आप डेटा को स्टोर कर सकते हो। और आउटपुट प्रिंट वगैरह से निकाल सकते हो, या रीड्राइव, जब भी जरूरत पड़े आप वहाँ से डेटा सारा निकाल सकते हो। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम बिल्कुल लोअर ऑपरेटिंग लेवल पे काम करता है। TPS जो है किस लेवल पे काम करता है, ऑपरेटिंग लेवल पे। ठीक है, एक होता है एग्जीक्यूटिव प्रोसेसिंग सिस्टम, वो स्ट्रेटजी लेवल पे काम करता है, इनके टॉप लेवल पे वो एग्जीक्यूटिव प्रोसेसिंग सिस्टम होता है। तो ये सारा का सारा कोर्स में डिटेल से बता चुका हूँ, एग्जीक्यूटिव क्या होता है और ट्रांजैक्शन क्या होता है, ये सब हम वहाँ पर कर चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन इसका ज़्यादा आता है तो ये बता दिया। एक्यूरेसी यानी कि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम के 4 बेनिफिट कौन से, एडवांटेज कौन से हैं मैनुअल से। सबसे पहले एक्यूरेसी, आपको पता है कि कंप्यूटर कभी भी गलती नहीं करता। हाँ, ह्यूमन बीइंग कैसे गलती हो जाए, गलत डेटा इनपुट हो जाए तो अलग रिजल्ट दिखा देगा। तो सबसे पहले एक्यूरेसी बनी रहती है, कंप्यूटर की एक्यूरेसी पे किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आप ये ऐसे मानो जैसे कि 10 प्लस में 15 प्लस में 25, आप कैलकुलेटर में जोड़ोगे, कभी काउंट करते हुए नहीं सर मैं एक बार मैनुअल और करके देखता हूँ कि ये ठीक है या नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इसकी एक्यूरेसी पे कभी भी संदेह। ठीक है, ठीक है, वो बोलते हैं ना बाज की, क्या बोलते हैं, बाज की आंख चाल जो भी है, बाजीराव की तलवार पे कभी
शक नहीं करना चाहिए, संदेह नहीं होना चाहिए, वो वाली बात यहाँ पर है कि कंप्यूटर की एक्यूरेसी पे कभी भी संदेह आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हाई एक्सपर्ट द्वारा जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं उनका यूज़ किया जाता है। ह्यूमन बीइंग तो फिर भी थक जाता है या भूल जाता है, या उसका कोई फैमिली प्रेशर टाइप में है, या कोई कुछ भी XYZ है, तो उससे तो गलतियाँ हो सकती है, लेकिन कंप्यूटर से कभी भी गलती नहीं होती। फर्स्ट पॉइंट याद रह जाएगा ना आपका, एक्यूरेसी लेवल हाई होता है कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम का मैनुअल से। नेक्स्ट बनाता है जी फिर अपनी अपडेशन ऑफ द रिकॉर्ड, अप टू डेट रिकॉर्ड रखता है। अगर एक जर्नल एंट्री हुई ना, उसका सीधा ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, एक ट्रांजैक्शन का डायरेक्ट लास्ट तक इम्पैक्ट दिखाएगा ये। तो ऐसा नहीं कि आपको अपडेट करना पड़ेगा, मतलब ऑटोमेटिक अपडेट होता है, यानी कि सिर्फ आपको जर्नल एंट्री डालनी है, सब कुछ ऑटोमेटिक अपडेट कर देगा। यही तो टैली ERP9 में किया जाता है। इन द कॉन्ट्रास्ट मैनुअल में क्या होता है, हर रिकॉर्ड को आप खुद लिखते हो, टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक है, ये ऑटोमेटिक चेंज कर दे। हाँ, पहला काम आपको खुद करना पड़ेगा कंप्यूटर के अंदर, लाइक जर्नल एंट्री आपको खुद करनी पड़ सकती है, या फिर बार कोड से स्कैन करके कर सकते हो। तो पहला काम तो आपको मैनुअल करना पड़ेगा, उसके बाद ऑटोमेटिक उठा लेगा। रिलायबिलिटी कि विश्वास किया जा सकता है, हाईली रिलायबल होता है। रिलायबिलिटी कैसे, एक ये डेलीजेंस वर्ड भी आप यूज़ कर सकते हो, डेलीजेंस लगन बोल सकते हो आप, कि सर ये जस्ट स्टार्टिंग में जिस स्पीड से काम करता है ना, एंड में भी उसी स्पीड से काम करता है, इसको कोई थकान वगैरह नहीं होती। और अगर वॉल्यूम ऑफ वर्क हाई भी है ना, तो भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, फिर आता है स्पीड। वाह, स्पीड तो क्या करें, माइक्रो सेकंड तक के बराबर बोलते हैं, नैनो सेकंड के बराबर, लाइट की आप ऐसे बोल सकते हो कि जैसे लाइट की रफ्तार होती है, सेम उसी स्पीड से काम करता है ये कंप्यूटर अकाउंटिंग स्पीड मच फास्टर देन द ह्यूमन। तो ये इसके कुछ पॉइंट थे जी, यहाँ से आप कर लेना। नेक्स्ट वन आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्या क्या दिया गया क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर? 5th क्वेश्चन क्या दिया, एन अकाउंटिंग रिपोर्ट इज एन एसेंशियल रिपोर्ट दैट मस्ट बी फुलफिल स्पेसिफिक बेसिक क्राइटेरिया। अब ये दे दिया क्वेश्चन, मान लिया कि अब इसमें आप क्या लिखोगे कि अकाउंटिंग जो रिपोर्ट है वो एक ज़रूरी रिपोर्ट है जो बेसिक एक मैनेजमेंट को चाहिए वो फुलफिल करता है। और सेकंड क्या दिया गया है, लिस्ट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ अकाउंटिंग, और अलग अलग टाइप की अकाउंटिंग रिपोर्ट के बारे में बताइएगा। तो आपको इन क्वेश्चनों में ना यही आइडेंटिफाई करना है कि इस पैराग्राफ में क्या दिया गया है, क्या हमें लिखना है। और यही आपके बैच लेने का मेरे अकॉर्डिंग तो मेन मोटिव यही होता है कि ऐसे क्वेश्चन जिसको पता नहीं कि क्या, जैसे ये तो वेरियस टाइप तो आप लिख दोगे, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व प्रैक्टिस से ही किया जा सकता है कि क्या कुछ पूछा गया है। तो प्लीज़ आप इस टाइप के क्वेश्चन पर थोड़ा ज़्यादा नज़र रखिएगा कि क्या कुछ कहना चाहता है। तो इसने बोला इन्फॉर्मेशन इज क्रिएटेड, इन्फॉर्मेशन क्रिएट की जाती है कब, डेटा। आपको पता है कि डेटा जो होता है रो डेटा क्या कुछ होता है, लाइक देखिए 5, ठीक है, 2, 1, 4, 3, ये डेटा है, कुछ भी नहीं बोल रखा। लेकिन हाँ, अगर इसी डेटा को अरेंज कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, अरेंज, तो ये इन्फॉर्मेशन बन जाता है। इन्फॉर्मेशन कैसे, 1, 2, 3, 4, 5 सर असेंडिंग ऑर्डर में लिख रखे हैं। ठीक है ना, ये इन्फॉर्मेशन होती है। तो इन्फॉर्मेशन क्रिएट की जाती है डेटा में चेंज करके, प्रोसेस करके, ताकि यूजर जो है ना उसके बेस पर, इन्फॉर्मेशन के बेस पर अच्छी से डिसीजन ले सके, डेटा के बेस पे नहीं। ठीक है, और फिर इस इन्फॉर्मेशन के बेस पर क्या बनाई जाती है, रिपोर्ट बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, रिपोर्ट बनाई जाती है। और इस रिपोर्ट के बेस पर ही डिसीजन लिए जाते हैं। देखो पूरा सीक्वेंस चला हुआ है, रो डेटा से इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन से रिपोर्ट तैयार, रिपोर्ट तैयार से डिसीजन लिए जाते हैं। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। टू प्रोड्यूस ए रिपोर्ट द इंफॉर्मेशन इज फर्दर रीडिफाइंड, मतलब रीफाइंड, यानी कि जब डेटा से इन्फॉर्मेशन बनाओगे तब उसको डिफाइन का मतलब कि रीडिज़ाइन करना है, और फिर बाद में फिर भी अपनी नीड के अकॉर्डिंग। तो पहली बात है सर, रिपोर्ट में क्या लिखना है क्या छोड़ना है, ये डिपेंड करता है सर किस लेवल पर मैनेजमेंट उस रिपोर्ट अपने को सबमिट करवानी है। लोअर लेवल पर है, अपर लेवल पर है, मिडिल लेवल पर है। वही बात है ना कि आपको मान लेके एक लेटर लिखना है, किसको लिखना है, गर्लफ्रेंड को लिखना है, किसी टीचर को लिखना है, फैमिली मेम्बर को लिखना है, प्रिंसिपल को लिखना है, या प्रधानमंत्री को लिखना है। लैंग्वेज अलग अलग होगी नहीं होगी, तो सेम टू यहाँ पर भी आएगा। तो मैनेजमेंट लेवल एट विच द रिपोर्ट इज सबमिटेड अफेक्ट बोथ कंटेंट एंड डिजाइन, मतलब रिपोर्ट जो सबमिट की जाएगी ना उसके बेस पे ही रिपोर्ट का कंटेंट और डिजाइन डिसाइड होगा। ठीक है, बेस्ड ऑन द रिपोर्ट क्रिएटेड डिसीजन आर मेड, और रिपोर्ट के बेस पे ही डिसीजन लिए जाते हैं। नेक्स्ट वन देखिए क्या कुछ है। तो यहाँ पर रिपोर्ट को थोड़ा ज़्यादा आपने देखा ना, कभी भी जो ये हम आपको करवा रहे हैं ना, कभी भी ऐसा नहीं कि कोई वैसे फद्दू काम करवा रहे हैं।
मतलब सारा का सारा जो करवाया जाता है वो आपको ऑथेंटिक, ऐसे ऐसे वर्डिंग यूज किए गए हैं कि एग्जामिनर चेक करे तो बस हाँ भाई इसी बच्चे ने अच्छा काम कर रखा है। ठीक है। रिपोर्ट क्या होती है? व्हेन द रिलेटेड इंफॉर्मेशन इज समराइज टू मीट द पर्टिकुलर नीड, किसी एक नीड को फुलफिल करने के लिए आप जब इंफॉर्मेशन को एक जगह पर लिखते हो तो वो क्या कहलाता है? रिपोर्ट कहलाता है। कंटेंट डिजाइन वेरी करता है, मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि रिपोर्ट कहाँ सबमिट कर रहे हैं और रिपोर्ट के बेस पे डिसीजन लिए जाते हैं। तो रिपोर्ट जो है ना वो इफेक्टिव होनी चाहिए और एफिशिएंट होनी चाहिए। इफेक्टिव का मतलब होता है कि टाइम पे कंप्लीट करो, और एफिशिएंसी का मतलब होता है कि कम मार्जिन सॉरी थोड़ी जगह में ज़्यादा चीज़ें लिखना, मतलब कम, जैसे हम बोलते हैं ना भाई, क्वेश्चन ऐसे करो कि टू द पॉइंट आप करो। ठीक है, इनकी जो जरूरत है वही आप लिखिएगा, और ताकि इसके बेस पे डिसीजन ले सके। एवरी रिपोर्ट, हर रिपोर्ट के अंदर कुछ ना कुछ पॉइंट जो आपको, कुछ ना क्या, ये 5 ही पॉइंट है, ये पांचों पॉइंट आपको करने चाहिए। पहला, रेलिवेंसी। यहाँ पर रिलायबिलिटी वर्ड नहीं आएगा, बहुत बार रिलायबिलिटी बच्चे लिख देते हैं कि सर विश्वसनीय होनी चाहिए, विश्वास नहीं करवाना रिपोर्ट में। हाँ, जिस पर्सन के लिए उसको नीड क्या है, उसकी रेलिवेंस, उपयोगिता, हिंदी में क्या बोलेंगे? उपयोगिता, कि उसकी जरूरत को पूरा करे, वो विश्वास करे ना करे उसका कोई चक्कर नहीं है। टाइमनेस, एक पर्टिकुलर टाइम के रिगार्डिंग होनी चाहिए भाई, जो जिस टाइम में उसने मांगा उसी टाइम उसको मिल जाना चाहिए। एक्यूरेसी होनी चाहिए और कंप्लीट होनी चाहिए, और फिर समराइजेशन, यानी कि संक्षिप्त रूप में लेकिन सारा डेटा। वही अपने को यही पर फोकस करना, यही इंपॉर्टेंट है कि आपको पेज नहीं भर के आने। याद रखना कि जो क्वेश्चन सब्जेक्टिव आएंगे उसमें पेज नहीं भर के आने, टू द पॉइंट लिख के आना आपको, जितना आप जानते हो उतना। और उसके लिए क्या होगा? सबसे पहले तो आपका कंटेंट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मतलब जो सर पीजीटी का बैच हमने पहले लॉन्च किया था ना, एचटेट एंड पीजीटी कॉमर्स के नाम से, मैं ये नहीं कहता कि वही बैच लो, मैं ये कहता हूँ कि वो आपका होना चाहिए। जो भी सिलेबस है वो आपका ऐसे टिप्स पे याद होना चाहिए, पहली बात तो ये। क्योंकि यहाँ पर हम आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, और उसके लिए आपके पास बेस इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तब जाके छोटा आप लिख पाओगे। और उसके लिए आपको कंटेंट नहीं पढ़ रखा तो पहले वो पढ़िए। सर जी तुक्का ला के पास होगा, तुक्के से तो कोई पास नहीं हो, सबने मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसको ज़रूर रिवाइज कीजिएगा, और डेली बेसिस पे रिवाइज कीजिए उसको। तो अपने बोलते हैं ना, डेली रूटीन का हैबिट बना लो कि मेरे को इतना पढ़ना ही पढ़ना आज। तो सबसे पहले कंटेंट स्ट्रॉन्ग, ये तो ज़रूरी है, क्योंकि वहीं से तो वर्डिंग आएगी। और फिर इस टाइप से क्वेश्चन, जो ये क्वेश्चन आपको करवाते हैं आप इसको लिख लिख के देख लिया करो कि क्या कुछ होता है, मैं कैसे लिख रहा हूँ, है क्या, तो उस टाइप से लिख सकते हैं। लेंगे आपके टेस्ट भी, टेंशन ना लो, थोड़ा सा बस आ जाए नोटिफिकेशन वगैरह, कुछ ऐसा ना हो कि जनवरी में हो जाए मैं टेस्ट आपके अब से पहले लेने लग जाऊँ। ठीक है, पहले भी हो सकता है, और अभी कुछ भी फिक्स नहीं है। नेक्स्ट वन क्या देखा? टाइप ऑफ रिपोर्ट आर मेंशन बिलो। कौन कौन सी रिपोर्ट होती हैं? डिमांड रिपोर्ट। अब ये रिपोर्ट जो बनाई जाती है वो मैनेजमेंट के रिगार्डिंग होती है, वो चाहे ऑपरेशनल लेवल पर, छोटे लेवल पर हो, या मिडिल लेवल पर हो, टॉप लेवल पर हो, या एग्जीक्यूटिव लेवल पर हो, स्ट्रेटजी बनाने के लिए अलग अलग। डिमांड रिपोर्ट, डिमांड रिपोर्ट का मतलब होता है मैनेजमेंट को जब जरूरत पड़ेगी ना तभी वो रिपोर्ट बनाने की कहेगा। लाइक एग्जाम्पल मनी रिपोर्ट, वैसे पहले बना के नहीं रखी जाती। दूसरा होता है जी समरी रिपोर्ट। समरी रिपोर्ट के अंदर लाइक क्रक्स बता दे, मैनेजर बोलेगा भाई प्रॉफिट लॉस कितना हुआ, बस साल का लेके आ इधर, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के उसको देना पड़ेगा। जनरल एंट्री मत पकड़ा देना उसके हाथ में, लो जी। फिर आते हैं कस्टमर या सप्लायर रिपोर्ट। ये देखना कि 10 बेस्ट कस्टमर कौन से हैं, सप्लायर कौन से हैं, या बैड कौन से, अच्छे कौन से, बुरे कौन से, सबकी लिस्ट बना के रखो। रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट, इसके अंदर क्या कहता है, हर डिपार्टमेंट, आपको पता है पूरे ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शन के बेस पे डिवाइड कर दो आप, फंक्शन के बेस पर। लाइक परचेज के लिए परचेज डिपार्टमेंट, सेल के लिए सेल डिपार्टमेंट, मार्केटिंग के लिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एचआर के लिए एचआर डिपार्टमेंट बना दो। तो ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट बना दी। अब उनसे रिलेटेड जो रिपोर्ट होगी यही बनाएंगे, और सारे एस्पेक्ट को यही कंसिडर करेंगे। ठीक है, स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट यहाँ पर दिया जाएगा। नेक्स्ट बनाता है जी आपका एक्सेप्शनल रिपोर्ट। क्या आता है? एक्सेप्शनल रिपोर्ट के रिगार्डिंग है। देखिए एक्सेप्शनल रिपोर्ट क्या होती है कि जब इमरजेंसी होगी तभी, लाइक इन्वेंट्री स्टेटस रिपोर्ट। अब क्या बोल दिया मैनेजमेंट ने, बोला भी चलो जो सामान बिक रहा कोई दिक्कत नहीं, हाँ लेकिन कभी ऐसा हो कि डेंजर लेवल पे स्टॉक पहुंच जाए तब मेरे को बता देना, और सरप्लस में बहुत ज़्यादा हो जाए तब मुझे बता देना, यानी कि कुछ अबनॉर्मल हो ना तभी रिपोर्ट पब्लिश करके मुझे दे देना। ठीक है, ये होता है एक्सेप्शनल रिपोर्ट के अंदर, ये मैनेजर के रिगार्डिंग, मैनेजमेंट के रिगार्डिंग बनाई जाती है। लास्ट वन आता जी, देखिए आज का आखिरी क्वेश्चन और कर लेते हैं, 5-6 क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़े से टाइम ज़्यादा लग जाता है, कोई बात नहीं, और बना देंगे वीडियो, जब तक पेपर नहीं होता बनाते रहेंगे, टेंशन ना लेना आप। ठीक है, डिस्क्राइब द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS
एंड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम AIS, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है आपको बताना है, ठीक है। और उसके बाद इन्फॉर्मेशन और डिसीजन के रिगार्डिंग आपको बात करनी है। आइए पहला क्या कुछ दिया गया इसके अंदर, द इंफॉर्मेशन कोल्ड, आपको बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, इन्फॉर्मेशन सिस्टम को मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम बोलते हैं। आप पहले तो है ना आपके दिमाग में ये सेट कर लेना कि मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम वाइडर टर्म है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम इसका एक पार्ट है। जैसे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन सिस्टम होता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम होता है, जैसे HR इन्फॉर्मेशन सिस्टम होता है, ठीक है। ये सारे के सारे मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम के पार्ट हैं, समझ आ गई ना बात। इसलिए अगर सिंपल इन्फॉर्मेशन सिस्टम लिखो ना तो मतलब मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है ये, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम इज कॉल्ड मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्रिएट एंड एनालाइज द रिपोर्ट। ये क्या करता है, क्रिएट करता है इन्फॉर्मेशन के बेस पे, इसी इन्फॉर्मेशन के बेस पे का जो आप बोल सकते हैं अकाउंटेंट तो रिपोर्ट क्रिएट करेगा, उसको एनालाइज करेगा, जिसके बेस पर मैनेजमेंट डिसीजन ले सकती है। और रिपोर्ट टाइमली देना चाहिए मैनेजमेंट के पास, टाइमली पहुंच जाना चाहिए। हर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि अपनी रिपोर्ट टाइमली मैनेजमेंट के पास सौंप दे, ठीक है। तो एक कंपनी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्डिंग सिस्टम यानी कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम बोल सकते हैं आप। इसके अंदर क्या होता है, अकाउंटिंग में क्या होता है, वो सारा काम इसमें होगा सर, आइडेंटिफाई करना, गैदर करना, एनालाइज करना, जनरेट करना इन्फॉर्मेशन जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग है, ठीक है, ताकि उसके बहुत सारे यूजर जो होते हैं उसके बेस पे डिसीजन लिया जा सके। और मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम के और कौन कौन से पार्ट है सर, एक तो ये हो गया आपने बताया अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम, एक आपका HR ह्यूमन रिसोर्स इन्फॉर्मेशन सिस्टम हो गया सर, मार्केटिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ये सारे के सारे क्या है उसके पार्ट है, किसके, अकाउंटिंग मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम के। और इन सब का कनेक्शन एक दूसरे से होता है, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। नेक्स्ट बनाते हैं, वी ऑल नो डैट एन ऑर्गेनाइजेशन हैव मैनी डिवीजन, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिवीजन होती हैं, डैट वर्क टुगेदर टू कंप्लीट द वेरियस टास्क, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन के एम को अचीव करने के लिए हर कोई, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपने अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, सेल डिपार्टमेंट अलग, HR डिपार्टमेंट अलग, मार्केटिंग अलग, लेकिन सारे का टारगेट क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अचीव करना। ठीक है, हो जाए नहीं हो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम हैंडल करता है फाइनेंशियल चॉइस को, इसी तरह HR करता है एम्प्लॉयज़ के इन्फॉर्मेशन को, उनके पेरोल को, उनकी सैलरी वगैरह को, ठीक है। और इसके अलावा HR डिपार्टमेंट क्या करेगा, HR डिपार्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को बताएगा, जब बंदे भेजेगा ना तो वहाँ पर बताएगा कि क्वालिफिकेशन क्या है, इनकी एबिलिटी क्या है, इनकी स्किल क्या, एक्सपीरियंस क्या है। इसी तरह से अकाउंटिंग डिपार्टमेंट जो होता है, ठीक है, वो लिस्ट तैयार करता है कि सर इन्होंने इनकी सैलरी इतनी इतनी बनी है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट अकाउंटिंग को बताएगा सर कि 10 एम्प्लॉयज़ थे, इन्होंने इतने इतने घंटे काम किया, तो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट उसके बेस पर ही लिस्ट तैयार करेगा, उनको पैसे देगा। तो इस तरीके से ये सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, सारे सिस्टम सॉरी। और फिर अपना चलता है लास्ट आज का, देखिए, एन ऑर्गेनाइजेशन इज मेड अप ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग यूनिट, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिसीजन मेकिंग यूनिट होती है, उनसे मिलकर बनता है, हर डिपार्टमेंट का अपना कुछ कॉमन गोल होते हैं, ठीक है। मेक डिसीजन टू अचीव द कॉमन, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने का, ऑर्गेनाइजेशन का गोल है मान लीजिए इतना बड़ा, इसको पहले तो गोल को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करो, फिर हर पार्ट को एक डिपार्टमेंट को सौंप दो, और डिपार्टमेंट इसको पूरा करेगा तो ऑटोमेटिक ये पूरा होता जाएगा ना। समझ रहे हो आप जो मैं कहना चाह रहा हूँ, बस इसके रिगार्डिंग। ऑर्गेनाइजेशन मस्ट क्रिएट प्लान, कॉमन गोल्स और पॉलिसी बनाता है, क्या करता है, प्लानिंग करता है, गोल सेट करता है, फिर उसके रिगार्डिंग उसको अचीव करने के लिए पॉलिसी बनाता है, ठीक है। ऑल ऑफ दीज इवेंट आर बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन, ये डेटा मतलब अगर डेटा दे रखा है, अगर कॉमन सेंस में, वैसे जब तक इनका डिफरेंस ना पूछा जाए तब तक सेम ही यूज कर सकते हैं। डैट हैव बीन अक्वायर द बैकग्राउंड एक्सपीरियंस, कि जो भी इवेंट होते हैं या इन्फॉर्मेशन बेस्ड होते हैं वो सारे के सारे एक्सपीरियंस बेस्ड होते हैं। प्रोजेक्शन मतलब कहने का मतलब पास्ट के डेटा को भी ध्यान में रखो और फ्यूचर के लिए भी ध्यान में रखो कि बजट वगैरह क्या कुछ सिस्टम है। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, उसी चीज़ को ध्यान में रख के अपने रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन करेगा और प्रयास करेगा कि कैसे उस गोल को अचीव किया जा सकता है। तो इन्फॉर्मेशन हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में। अब पास्ट डिसीजन भी उसके बेस का काम कर सकते हैं ताकि वो फ्यूचर में उसके बेस पे कुछ डिसीजन ले सके। तो ये कुछ पॉइंट दिए गए थे, तो होप से आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आगे करेंगे, इसकी एक लेक्चर और बनेगा इसके ऊपर, तो वहाँ पर स्टडी करेंगे हम। तो आज के लिए थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। कुछ भी अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट वगैरह कर सकते हैं या फिर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 981292 और 26011। होप से आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी।
तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।